गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 12 न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे। 13वां जो है एक स्मॉल एम द्रव्यमान के सरल लोलक को मध्य स्थिति से अल्प विस्थापन x करवाने से उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको पढ़ें। ये यहाँ पर एक धागा लिया हमने, एक धागे पे हमने एक पिंड बांध रखा है और ये जो उपकरण है, ये जो युक्ति है, इसको अपन कहते हैं सरल लोलक। उसको जो हमने पिंड बांध रखा है उसको हम माध्य स्थिति से थीटा कोण पर हम उसको घुमाते हैं, तो वह एक जैसे घड़ी का पेंडुलम है। घड़ी का पेंडुलम आपने देखा है, घड़ी का पेंडुलम जो नीचे वाला जो सिरा है वह माध्य स्थिति पर रहता है और वह घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है, तो उसको अपन एक सरल लोलक का उदाहरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने गोलक लिया उसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। हमने जो धागे पे जो एक सिरे पर जो गोलक बांध रखा है उसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक धागे पे पत्थर बांध लो, नीचे धागे पे पत्थर बांधते हैं ना, तो ठीक वैसा ही आप कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसान है। धागा लीजिए, उसके एक सिरे पर पत्थर बांधिए, दूसरा सिरा अपने हाथ में लीजिए और उसको आप आराम से घुमा सकते हैं। ठीक है, तो वही है। माध्य स्थिति से हमने उसका विस्थापन करवाया x, ये माध्य स्थिति में उसका हमने विस्थापन x दिशा इधर एक तरफ करवाया और कितना विस्थापन करवाया, x विस्थापन करवाया। जैसे ही x विस्थापन करवाएंगे माध्य स्थिति से ये रेखा पर एक कोण बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये माध्य स्थिति है, ये धागे की लंबाई हमने l ले रखी है, ये गोलक है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। इसको हमने एक दिशा में x विस्थापन करवाया। ठीक है, तो वह गोलक कहाँ गया, B बिंदु पर आ जाएगा और यहाँ पर माध्य स्थिति से कोण बनेगा थीटा। ठीक है, तो ये लगभग ये चाप के रूप में आता है इधर, लेकिन हम अल्प विस्थापन करवाते हैं तो चाप को हम लंब के रूप में मान सकते हैं। ये किसी भी वस्तु को अपन घुमाएंगे तो वो एक चाप के रूप में ही घूमेगा। ठीक है ना, लेकिन अल्प दूरी पर विस्थापन करवा रहे हैं उसको अपन लंब मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक लगभग समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये x है और इसका जो कर्ण है वो आ जाएगा l, या आप ये ले सकते हैं, ये चाप हो जाएगा और यहाँ थीटा कोण बन रहा है, उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, l। ठीक है, सिंपली है बिल्कुल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था, स्थितिज ऊर्जा जब भी ज्ञात करनी होती है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, कार्य। बिना कार्य के हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते और वह जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो अगर हम कार्य ज्ञात कर लें तो वह स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। अब कार्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, बल गुणा विस्थापन। बल चाहिए और हमें चाहिए विस्थापन, तो हमें बल निकालना होगा, हमें पहले बल लेना होगा, उसके बाद हम विस्थापन लेंगे। ठीक है, यदि किसी कण को या गोलक ले सकते हैं आप, यदि किसी गोलक का माध्य स्थिति से विस्थापन x है, यदि किसी गोलक का इसको हटा दो, यदि किसी गोलक या लोलक, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, आप गोलक भी बोल सकते हैं इसको, गोलक।
तो या तो आप गोलक ले सकते हैं या लोलक। का माध्य स्थिति से विस्थापन अपन x करवा रहे हैं। ये माध्य स्थिति में ये पिंड जो है, ये कण जो है m द्रव्यमान का, ये माध्य स्थिति पर है, इसको हम x विस्थापन करवा रहे हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और प्रत्यानयन जो बल लगेगा इस पर, प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं? प्रत्यानयन बल वह बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी स्थिति से विस्थापन करवाने पर वह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। तो अपनी मूल स्थिति में वापस आने के लिए जो बल लगता है उसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। जैसे एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अपन खींचेंगे, अपन ने एक बल लगाया, ठीक है, माध्य स्थिति से उसको अपन ने विस्थापित करवाया और उसको खींचा। अब क्या आप अपने हाथों पर एक वापस रिवर्स बल जो है, एक बल महसूस करते हैं जो वापस उसको मूल स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है? करते हैं ना। किसी भी स्प्रिंग को अगर अपन खींचते हैं तो खींचने पर हमारे हाथों पर एक बल लगता है जो वापस उसे मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो हमारे हाथों पर लगने वाला जो बल है उसी को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, वही कहलाता है। इसी प्रकार हमने गोलक को माध्य स्थिति से विस्थापित करवाया। अब जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बच्चा झूल रहा है, उस बच्चे के झूले को हमने और पीछे की तरफ कर दिया, बच्चा बैठा है, पीछे की तरफ करके हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, वह वापस अपनी मूल स्थिति में लौट आएगा। तो वापस मूल स्थिति में क्यों लौटता है? क्योंकि उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है। प्रत्यानयन बल का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तब प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। प्रत्यानयन बल स्वतः किसी भी वस्तु पर नहीं लगता। जब उसे माध्य स्थिति से हटाया जाता है या किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तब विपरीत दिशा में एक बल लगता है, वही प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो प्रत्यानयन बल का मतलब समझ गए। स्प्रिंग को हमने खींचा, स्प्रिंग को खींचने पर हमारे हाथ पर जो बल लग रहा है, जो उसको वापस लाने का प्रयास कर रहा है, उसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो इस गोलक को हमने x विस्थापन करवाया, x विस्थापन करवाने पर अब इस गोलक पर यहाँ पर एक प्रत्यानयन बल लगेगा जो इसको वापस A बिंदु पर लाने का प्रयास करता है। हम B बिंदु पर लाए, B बिंदु से वापस A बिंदु पर आना चाहता है, लेकिन जब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक A बिंदु पर नहीं आएगा। छोड़ते ही क्या होगा, हमारे द्वारा जो बल लग रहा था वो खत्म हो गया, तो वापस अपने मूल स्थिति में आ जाता है। तो वो जो बल लगता है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है mg sin थीटा। क्या होता है, mg sin थीटा। ये होता है प्रत्यानयन बल का सूत्र। आया समझ में? ये आपके 12th में भी है, 12th में थोड़ा ज़्यादा है, उसको पूरा डिटेल में समझाना होता है। अगर आप कहोगे, आपके कमेंट आएंगे अगर, तो मैं आपको 12th वाला समझा दूंगी, लेकिन आपका जो 10th लेवल का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार ये जो फॉर्मूला है वो आपके डायरेक्ट लिखा हुआ है कि mg sin थीटा प्रत्यानयन बल होता है। ठीक है, 12th में थोड़ा ये डिटेल में है, थोड़ा विस्तृत रूप से है, आपके 10th लेवल तक इतना विस्तृत नहीं है। तो F बराबर क्या होगा, mg sin थीटा। ठीक है, ये प्रत्यानयन बल है जो पिंड को वापस लाने का प्रयास करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यदि लोलक की किलक से दूरी, किलक मतलब जहां पे उसको लटका रखा है, L है, ये वाली जो दूरी है यहाँ पर, ये बिंदु, ये लोलक है, इस लोलक की इससे जो दूरी है वो कितनी है, L है, एवं विस्थापन x L की तुलना में बहुत कम है। हमने हल्का सा विस्थापन करवाया, धागे की लंबाई तो ज्यादा है लेकिन हमने विस्थापन बहुत थोड़ा सा करवाया है, तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर x बटे L। मैंने कहा था कि हल्का सा विस्थापन, अल्प विस्थापन करवाने पर यह एक समकोण त्रिभुज माना जाता है। तो यहाँ आ जाएगा
लंब बटे कर्ण। लंब कितना है x, थीटा के सामने वाली भुजा, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ठीक है। और ये आ जाएगा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, साइन थीटा की वैल्यू को साइन थीटा की जगह रख देंगे। साइन थीटा कहाँ था, यहाँ पर था, F बराबर mg साइन थीटा, ये था ना। इस साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, x बटा l, x बटा l, ये l है, ये l ध्यान रखना, ठीक है ना। तो mg बराबर x बटे l, ठीक है। अब यहाँ पर इस पूरे चीज में आपके पास चार चीजें, m है, g है, x है और l है। इन चारों में कौन सी चीज ऐसी है जो कांस्टेंट है, जो नियत है, बता सकते हैं आप, नियत कौन सी है? m नियत है, m नियत है, पिंड का द्रव्यमान, g नियत है, गुरुत्वीय त्वरण नियत होता है, l धागे की लंबाई हम बार बार चेंज नहीं करते, तो l भी नियत है। तो बदल क्या रहा है, x, विस्थापन x बदल सकता है। किसी भी धागे को हम इतना विस्थापित करवा सकते हैं, इतना विस्थापित करवा सकते हैं, इतना विस्थापित करवा सकते हैं, तो बदलेगा क्या, x। ये जो दूरी है ये बदल सकती है, हो सकता है हम पिंड को यहाँ तक लाए, हो सकता है यहाँ तक लाए, या हो सकता है यहाँ तक ले गए। बात समझ में आ गई ना। तो बदल कौन सी चीज रही है, x बदल रही है। इसलिए mg बटा l जो है वो नियत राशि है, और नियत राशि होने के कारण हम इन तीनों की जगह क्या लिख देते हैं, k, क्या लिख देते हैं, k। ये नियत आ गया, m, g और l नियत है। तीनों नियत राशियों को जोड़कर एक नई नियत राशि बना देते हैं, जिसका नाम हमने क्या लिख दिया, k लिख दिया। तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा k, और इसकी ये x यहाँ हमारा लिखा हुआ है। तो हमारे पास f बराबर क्या आ गया, kx। f की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, kx। हमने f निकाला है अभी तक, अभी तो कार्य निकालने के लिए हमारे पास में बल निकला है, ठीक है ना। अब हम विस्थापन के लिए कार्य ज्ञात करेंगे। यदि इस लोलक को dx दूरी से और विस्थापित करें तो किया गया कार्य, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो अपन ले आए, अब हम हल्का सा विस्थापन और करें, dx अल्प विस्थापन करें, अब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो dw का मतलब होता है, यहाँ देखिए आपके पास में नई चीज आएगी, एक सूत्र, नया सूत्र आएगा जो केवल यहीं पर है, बाकी आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो dw बराबर, w क्या है, कार्य। dw हमने क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी अल्प चीज के लिए, हम छोटी चीज के लिए अगर कोई भौतिक राशि का अध्ययन करते हैं तो हम d का यूज करते हैं। जैसे छोटी चीज है कोई कार्य, अगर केवल w लिख दें तो वो टोटल कार्य आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। हमें कुल कार्य लेने की बजाय अगर हम अल्प कार्य ले रहे हैं, छोटा कार्य ले रहे हैं, बीच में से कुछ भाग ले रहे हैं, तब हम dw लिखते हैं। और ये d जो है वो प्रत्येक उस राशि के लिए आएगा जो हम अल्पता के लिए अध्ययन करते हैं, कम राशि के लिए अध्ययन करते हैं। यह चीज आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखी है। 9th क्लास में कैसे पढ़ रखे हैं आपने पढ़ रखा है, जैसे v माइनस यू लेते हैं अपन, वेग में अंतर लेते हैं ना, गति की समीकरण पढ़ी थी। गति की समीकरणों में अपन ले रहे थे v माइनस यू, वेग में अंतर, वेग में अंतर ले रहे थे ना, तो वेग में अंतर को अपन क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं। dv मतलब किसी पूरे रास्ते में कहीं एक जगह पर वेग में परिवर्तन, वो होता है dv। तो यहाँ पर भी
हम अल्प कार्य ले रहे हैं। अल्प कार्य क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने विस्थापन भी अल्प करवाया। देखो विस्थापन के आगे भी हमने डी लगा रखा है। विस्थापन कम करवाया तो हमें कार्य भी कम प्राप्त होगा, एक भाग प्राप्त होगा, एक अल्पांश प्राप्त होगा। तो यहाँ पर dw बराबर एफ डी एक्स, एफ की जगह हमने एफ का मान लगा दिया kx, तो kx dx। अतः लोलक की माध्य स्थिति से x विस्थापन करवाने पर किया गया कुल कार्य, dx विस्थापन के लिए हमने कार्य निकाल लिया, लेकिन मान लो हमें पूरा x विस्थापन करवाना है तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? पूरे पथ के लिए, पूरे रास्ते के लिए टोटल कार्य कितना होगा? तो हम टोटल ज्ञात करने के लिए, आपको याद हो तो हम सिग्मा लगाते हैं। dw बराबर सिग्मा dw, w बराबर सिग्मा dw लगाते हैं ना, सिग्मा dw मतलब ये कुल कार्य आ गया, टोटल कार्य आ गया। dw की जगह dw का मान लगा देते हैं तो f dx, तो सिग्मा f dx। सिग्मा हम कब यूज करते हैं? किन्हीं राशियों को योग करने के लिए। अगर हमें बहुत सी राशियों का योग करना है तो हम सिग्मा को काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा सिग्मा, f की जगह हम f का मान भी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? kx dx। अब यहाँ पर एक नई चीज आपके सामने आती है, समाकलन। ये जो चिन्ह है, ऐसा जो चिन्ह लगाया है, ये किसका चिन्ह होता है? समाकलन का। किसका चिन्ह होता है? समाकलन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख रखा है? 0। यहाँ पर क्या लिख रखा है? x। हमने जो विस्थापन करवाया, पहले पिंड कहाँ था? यहाँ था। इस पिंड को यहाँ से हम कहाँ ले गए? x दूरी पर ले गए। 0 स्थिति से हम इसे x स्थिति तक लेकर गए हैं, और इस पूरे पथ के लिए a से लेकर b तक पूरे पथ के लिए हमें कार्य ज्ञात करना है। पहले कहाँ था? उसकी प्राथमिक स्थिति कहाँ थी? 0 पर। उसकी अंतिम स्थिति कहाँ है? x स्थिति पर है, x दूरी पर जा चुका। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0, ये तो निम्न स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, और अंतिम स्थिति क्या है? x दूरी पर। तो ये समाकलन का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ दोनों किनारे वाली स्थितियां लिखते हैं, कहाँ था और कहाँ है। समझ में आ गया? तो इसको अपन बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं? लिमिट। ये प्राथमिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति, 0 और ये x। ठीक है, ये अंदर वाला मान वैसा का वैसा लिखा हुआ है, kx dx। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे आया, ये मुख्य चीज है। k तो कांस्टेंट है, तो k को तो अपन बाहर लिखेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊंगी, एक यहाँ पर आपको रटनी नहीं है ये चीज। ये आया कैसे वो मैं आपको बताऊंगी, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। समाकलन करते हैं, ये समाकलन का चिन्ह है x dx। ठीक है, इसको मैं आपको एक स्लाइड बना के दोबारा बता दूंगी, क्योंकि यहाँ इससे लिखा नहीं जाता, ढंग से लिखा नहीं जाता, स्लिप होता है ये। तो इसकी स्लाइड बना के मैं अलग से आपको बता दूंगी। समाकलन जब देखिए किया जाता है तो इसकी घात कितनी होती है? 1। कितनी है? अभी कितनी है? घात 1 है। ठीक है, देखो k तो एज इट इज आ गया, यहाँ k है, यहाँ भी k आ गया ना। यहाँ ये चिन्ह समाकलन का चिन्ह है, x की पावर कितनी है? 1 है, और यहाँ dx, ये dx है। इसका सूत्र क्या है? इसको हल करने का सूत्र क्या है? जितनी भी घात होती है उस घात में हम 1 जोड़ देते हैं। घात में क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। यहाँ 1 है तब 1 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ चाहे कितना भी हो, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, इस 1 की जगह अगर 2 भी होता, 3 होता, 4 होता, तब भी अपन 1 ही जोड़ते हैं।
हमारे फॉर्मूले में एक ही जोड़ना है। तो आप क्या लिखोगे जब एक जुड़ जाएगा? तो ये आ जाएगा x x 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1। जितनी घात में आप लिखोगे उतना ही नीचे भाग लगाओगे, जितना घात लिखोगे उतनी भाग लगाओगे, उतने का ही। अगर यहाँ 2 होता, सपोज मान लो यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना आता? 2 आता, तो 2 प्लस 1 बनता। 2 प्लस 1 तो यहाँ भी कितना लिखते हैं आप? 2 प्लस 1। ये कितना जाएगा? x की घात 2 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ ये इसका समाकलन का सूत्र होता है कि जितनी भी घात होती है उसमें हम 1 जोड़ेंगे। अगर यहाँ 5 होता तब भी अपन 1 ही जोड़ते हैं, तो कितना आता? 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1, तो x की घात 6 बटा 6 आ जाता। समझ में आ गया? ये समाकलन का सूत्र है, ठीक है ना? तो ये सूत्र हमने यहाँ लगाया, तो k तो नियत है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसा वैसा बाहर आ गया, ये k तो ऐसा वैसा बाहर आ गया। अब इस k के अलावा और कौन सी राशि है आपके पास में? k के अलावा हमारे पास में जो राशि है वो है इस k के अलावा हमारे पास में जो और राशि है वो है 1/2 x स्क्वायर। यही है ना, x स्क्वायर बटे 2। अब ये x स्क्वायर बटे 2 कहाँ से आया? k पैसा कैसा था वो तो बाहर आ गया। x स्क्वायर बटे 2 ये तो यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ पर इसकी जगह हमने x स्क्वायर बटे 2 क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि हमने समाकलन को हल किया, समाकलन का हमने सूत्र लगाया और क्या आया? x स्क्वायर बटे 2 आया। ये ऐसे आया, समझ में आ गया ना? तो k तो वैसा का वैसा है, वैसा का वैसा आ गया। k के अलावा अपन और क्या लिखेंगे? x स्क्वायर बटे 2। वो क्यों लिखा? क्योंकि ये समाकलन को हल किया, तो हल करने पर हमारे पास में प्राप्त हुआ x स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो ये x स्क्वायर बटे 2 आ गया। तो w बराबर क्या आ गया? 1/2 k x स्क्वायर। k की जगह k का मान लगा देंगे mg बटा l, तो यह आ जाएगा w बराबर 1/2 mg बटे l गुणा x स्क्वायर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। यह जो किया गया कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इसको आप इतना आप नहीं भी लिखो, इसको आप अंतर करके भी लिख सकते हो, क्योंकि माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 0 है। तो पहले पिंड कहाँ था? माध्य स्थिति पर, फिर कहाँ चला गया? x दूरी पर, तो घटा देंगे दोनों का, ये स्थितिज ऊर्जा में अंतर आ गया। ये x दूरी पर और ये मध्य दूरी पर, मध्य स्थिति पर। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होता है, मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, एकदम सेंटर पर स्थितिज ऊर्जा 0। तो ये तो राशि 0 आ गई, तो बचा क्या? केवल EP बचा, केवल EP बचा जो कार्य के बराबर होगा, और उसका सूत्र क्या आएगा? 1/2 mg बटा l x स्क्वायर। ये वाला सेम आ जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो इस न्यूमेरिकल को आप अपने घर पे अभी दोबारा करोगे और पूरा इसको समझोगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।